हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है, जहां पर आपको क्लासरूम टीचिंग का अनुभव होगा। इसलिए यदि आप क्लासरूम टीचिंग का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के वीडियो जरूर देखें। आज का जो टॉपिक है वो रसायन के मूल सिद्धांतों पर आधारित है और इस टॉपिक का नाम है मोल अवधारणा अथवा मोल संकल्पना। संकल्पना या अंग्रेजी में इसको क्या कह दिया जाता है, मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। अधिकांश कभी कभी विद्यार्थियों में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इस मोल को अणु मान लेते हैं। मोल को क्या मान लिया जाता है, अणु मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अणु जो होता है वो अंग्रेजी में मोलिक्यूल होता है और ये जो स्पेलिंग है ये मोल और ये मोल दोनों बराबर है, इसलिए इस मोल को अणु मान लिया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल अलग है, ये मोल अलग है और ये मोलिक्यूल अलग होता है। इस मोलिक्यूल के अणु जो है वो तो आप जानते हैं कि किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो कि परमाणुओं से मिलकर के बना होता है अणु कहलाता है। लेकिन ये जो मोल है, ये मोल अवधारणा, ये एक यूनिट है, इकाई है। किसकी इकाई है? पदार्थ की मात्रा को प्रकट करने के लिए या पदार्थ की मात्रा को दर्शाने की एक इकाई है। इसलिए सबसे पहले आप ये याद रखें कि ये मोल जो होता है, केवल मोल आपको ध्यान रखना है, ये मोल तो एक इकाई है और इस इकाई में के अंदर कुछ निश्चित संख्या होती है। ये निश्चित संख्याओं की इकाई है। ये निश्चित संख्याओं की इकाई का तात्पर्य ये है कि जैसे मेरे हाथ में 1 दर्जन केले हैं तो मैं उसको यूं इसमें कितने केले हैं, उसमें 12 केले हैं। अर्थात यदि मेरे हाथ में 12 केले होंगे तो मैं उसको क्या कह दूंगा, 1 दर्जन केले हैं। इस प्रकार से दर्जन जो इकाई है वह उसमें एक निश्चित संख्या का होती है जिसकी मान कितना है, 12 है। ठीक इसी प्रकार से आप इस इकाई को याद करें के, और यदि नहीं आपको मालूम है तो अब आप जरूर याद कर लेंगे इसको, केजी, केएम, केएल, ये याद कर लेंगे आप। केजी का मतलब किलोग्राम, यानी कि ये के जो है वो किलो है, किलो है। और जब आप किलोग्राम कहते हैं तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। कितने मीटर होते हैं, 1000। कितने लीटर होते हैं, 1000। इसलिए ये किलो जो है, किलो अपने को 1000 यूनिट के बारे में, इकाइयों के बारे में बताता है, सूक्ष्मतम कणों के इकाइयों के बारे में बताता है। तो ठीक इसी प्रकार से इस मोल में भी यह सूक्ष्मतम कणों की इकाई है जिसकी संख्या जो होती है, जिसका संख्यात्मक मान है वो Na के बराबर होता है। ये Na, ए कैपिटल है, ये सोडियम नहीं है। Na एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या जिसका मान होता है 6.022 × 10⁻23। ये मतलब होता है। इसका तात्पर्य ये है कि यदि आपके पास कोई ये सिस्टम है, आपके पास ये कोई बंद बर्तन है और इसमें कुछ भी इकाई, छोटे छोटे कण हैं, 6.022 × 10⁻23 इतने कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, तो आप ये संख्या याद न कह करके आप यूं कह देंगे कि ये 1 मोल हो गया। ये क्या हो गया, 1 मोल हो गया। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि 1 मोल में निश्चित कणों की संख्या होती है। ये कण क्या होते हैं, हो सकते हैं रसायन में, ये कण परमाणु हो सकते हैं,
अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या रसायन संबंधित कोई अन्य सूक्ष्म कण भी हो सकते हैं। इसलिए इन कणों की संख्या इतनी होने पर उसको हम क्या कह देते हैं, एक मोल कह देते हैं। और जब जैसा मैंने इकाई बताया है, जैसे यहाँ किलो का संकेत के होता है, इसी प्रकार से इस मोल का संकेत जो है वो MOL। हमेशा आपको इकाई का संकेत जो लिखना है, लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल का मोल लिख दिया, लेकिन सही जो संकेत है वो केवल MOL मोल। ये ई हट जाएगी यहां पर और ये MOL ही आप इसको बोलेंगे। जैसे मैंने ये कहा एक मोल, यहां ई नहीं लगाया मैंने, ई क्योंकि ये इकाई का संकेत है और इकाई का संकेत यहां पर ई हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि ये मोल क्या चीज होता है। तो हमेशा मोल को इकाई समझना, इसमें निश्चित कणों की संख्या होती है, उनको दर्शाने की होती है। इस कणों की संख्या को क्या कह दिया जाता है, एक मोल कह देते हैं। लेकिन इसको और अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए हम आज कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना, एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना, या एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना। जैसे मैं एक प्रश्न लेता हूं कि पानी की जल के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करो। हमें पानी की वाटर का, एक जल के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहां पर हम ये जैसे ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप ऐसे बना देते हैं या ऐसे लिख देते हैं, या फिर आप 2 करते हैं, 16 करते हैं, फिर आप 18 लिख देते हैं। 18 को आपने ग्रामों में व्यक्त कर दिया और आप कह देते हैं 18 ग्राम है, क्योंकि ये H2O तो एक अणु का सूत्र है, एक अणु को प्रकट करता है। यदि H2O एक अणु, यदि 2 करें 2H2O तो 2 अणु, और 5 H2O हो जाएंगे तो कितने अणु हो जाएंगे, 5 अणु हो जाएंगे। इसलिए ये H2O तो एक अणु को प्रकट करता है, और एक अणु 2 + 16 हो गया, 18 ग्राम हो गए। लेकिन जब ये आंसर को शिक्षक जब एग्जामिनर चेक करेंगे तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये एक अणु का द्रव्यमान नहीं है। चाहे आप कितना भी कहते रहे कि मैंने तो H2 तो एक अणु ही होता है ना, एक अणु का द्रव्यमान मैंने 18 निकाला, लेकिन हम तो कहेंगे कि ये गलत है। तो आप पूछेंगे सही कितना है, तो अब मैं कहूंगा कि इस 18 को आप 6.022 × 10⁻23 से भाग दीजिए, और जो जितना मान आएगा वो इसका सही आंसर होगा। अब हमने कहा कि 18 का, हाँ मैंने कहा कि ये भाग ही देना है, और आपने इसको याद कर लिया कि सर ने कहा कि याद इसको भाग देना है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भाग क्यों देते हैं, कि यानी इस 18 को इस एवोगैड्रो संख्या का भाग क्यों देते हैं, एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। तो आपने की जो गलती है, आप क्या समझ रहे हैं इसके बारे में वो बताना चाहता हूं मैं। हाइड्रोजन आपने 1 किया, ये 1 किया, ये 16 किया। आप ये 16 कहां से लाए, आप ये 16 कहां से लाए? तो प्रश्न ही होता है, आप ये कहेंगे कि पानी का ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। जब ग्रामों में व्यक्त करते हैं तो 16 ग्राम हो गया। और हाइड्रोजन का H का, और ये ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, 1 ग्राम होता है। तो ठीक है, आप परमाणु बिल्कुल सही है कि परमाणु ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, हाइड्रोजन का 1। ये H और ये O दोनों एक परमाणु को व्यक्त करते हैं। ये ऑक्सीजन, ये O जो लिखा है,
ये कितने परमाणुओं को व्यक्त करता है? एक परमाणु को। ये हाइड्रोजन कितने परमाणु को व्यक्त करता है? एक परमाणु को। इसका मतलब ये है कि आपने जो परमाणु द्रव्यमान माना है 16, वो एक परमाणु का द्रव्यमान मान लिया। परमाणु का द्रव्यमान। अरे जब 16 परमाणु द्रव्यमान है, उसको आप एक परमाणु की जगह लिख रहे हैं 16, तो इसका मतलब क्या है? आप ये मान रहे हैं कि ये 16 तो एक परमाणु का द्रव्यमान है। बस यही गलती है आपकी। आप ये हाइड्रोजन एक है, ये हाइड्रोजन एक परमाणु को व्यक्त करती है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होता है, तो आप ये मानते हैं कि ये एक जो है वो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है। लेकिन ये गलत है। ये एक परमाणु का, हाइड्रोजन के एक परमाणु का हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान एक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये मैं और समझाना चाहता हूं आपको कैसे नहीं हो सकता। तो आइए मैं समझाता हूं आपको कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान एक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि हाइड्रोजन की जो संरचना देखते हैं, परमाणुीय संरचना देखेंगे, तो हाइड्रोजन में तो एक ही प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन की परमाणु संरचना है। इलेक्ट्रॉन का भार इतना कम होता है कि जिसको गिनती नहीं की जाती, इसलिए नगण्य माना जाता है। तो इसलिए हाइड्रोजन के एक परमाणु का, ये एक परमाणु की संरचना है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? आप कहेंगे एक प्रोटॉन का होगा। अब तो मेरी बात को समझ रहे? इसलिए मैंने लिख दिया H के एक परमाणु का द्रव्यमान एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु में, एक नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार एक प्रोटॉन के बराबर होगा। और प्रोटॉन का भार जो होता है वो 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इसलिए हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना होगा, न कि एक जो आप यहां लिखते हैं। ये गलती है आपकी। इसलिए फिर आप यहां कहेंगे कि मैं तो 1 मोल का द्रव्यमान ज्ञात करना चाहता हूं। कितने का ध्यान करना चाहते हैं? यदि आप 1 मोल का द्रव्यमान ज्ञात करना चाहते हैं, तो 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? ये मैंने अभी आपको बताया कि 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं। इसलिए इस संख्या को, हाइड्रोजन के 1 मोल का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए मैंने इस प्रोटॉन के द्रव्यमान को, इस हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान को 6.022 इंटू 10⁻23 से गुणा किया। क्योंकि 1 मोल में इतने परमाणु हैं, इसलिए इन दोनों का जब गुणा करोगे ना तो 1 आएगा। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लगातार 1.008 है बोले या कितने बोले, लेकिन ये 1 आ जाएगा, जो कि हाइड्रोजन के 1 मोल का भार है। अर्थात अब आप ये ध्यान दो कि जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो मोल द्रव्यमान होते हैं, मोल का द्रव्यमान होता है। आप समझोगे मेरी बात को, कहां गलती कर रहे हैं। दूसरी बात, अब ऑक्सीजन का लीजिए। ऑक्सीजन का O बराबर आप 16 लेते हैं, O बराबर 16 लेते हैं, तो ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, इसलिए ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। 8 प्रोटॉन का और 8 न्यूट्रॉन का जो मैंने लिखा है, वो के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 8p यानी 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान
और 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि नाभिक में इतने ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, बहुत ही कम अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है 673 और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 675 इंटू 10⁻⁻24 होता है, लगभग बराबर है। इसलिए मैंने इस 5 की जगह यहां पर 3 रख दिया, ये भी 3 कर दिया और ये भी 3 बराबर है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, जब इनका गणना करेंगे 8 इंटू 1.673 8 कर दिया तो ये 16 हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। अब गणना करके देख लेंगे इसको। फिर ये O के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 16 गुना 1.673 इंटू 10⁻24, ये एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। अब यदि आप कहेंगे कि इसके 1 मोल का निकालो, तो 1 मोल का निकालने के लिए 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, इतने होते हैं, इसलिए इनका गुणा करेंगे तो यहां पर 16 ग्राम आ जाएगा। तो मैंने ये बताया है कि आप जो परमाणु द्रव्यमान लेते हैं, क्या लेते हैं, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान और दूसरे होते हैं आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, जिसको अणु द्रव्यमान भी कहा जा सकता है, अणुभार भी कह देते हैं, इसको परमाणु भार भी कह देते हैं। ये जो सब ये आणविक द्रव्यमान, ये क्या होते हैं, ये 1 मोल के द्रव्यमान होता है, 1 मोल का द्रव्यमान होता है ये परमाणु द्रव्यमान। अर्थात यदि यहां सोडियम है, सोडियम 23 है, नाइट्रोजन 7 है और नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 है और कुछ भी ले लेते हैं, पोटेशियम कितना नंबर है 39 है, तो ये जो भार है, ये जो जब आप इनको ग्रामों में व्यक्त करेंगे परमाणु द्रव्यमानों को, ये 1 परमाणु का द्रव्यमान नहीं होंगे बल्कि 1 मोल का द्रव्यमान होंगे। इसी प्रकार से आणविक द्रव्यमान, मान लो ये H2O है, NH3 है, CO2 है और CH4 है, कुछ भी ले लें आप, तो ये 18 है, 17 है, 44 है, 12 16 है। ये जो इनके अणुभार आप कहते हैं, सामान्य भाषा में अणुभार बोलते हैं, अर्थात आणविक द्रव्यमान है, ये 1 अणु का भार नहीं है बल्कि ये 1 मोल का द्रव्यमान है। तो पानी का जो आपने बताया, वो स्टार्टिंग में आपने मुझे क्या बताया कि इसके 1 अणु का द्रव्यमान 18 होता है। अब मैंने आपको ये समझा दिया कि ये 18 1 अणु का द्रव्यमान नहीं है बल्कि 1 मोल का द्रव्यमान है। इसमें इस 18 में 6.022 गुणा 10 की पावर 23 अणु है। तो इसलिए 1 अणु का भार निकालने के लिए आपको 18 को कितने का गुणा करना पड़ेगा, एवोगैड्रो संख्या का गुणा, भाग देना पड़ेगा। यहां पर आप इसको क्या करेंगे, भाग देना पड़ेगा। इसलिए ये अणु, मैंने क्या बताया आपको कि परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान 1 मोल का द्रव्यमान, ये बताया। यहां पर आपकी सुविधा के लिए मैं परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान दोनों की जगह एक शब्द, एक नया द्रव्यमान बता देता हूं जिसको कहते हैं मोलर द्रव्यमान। यहां आपको मैंने ये मोलर द्रव्यमान समझाने के लिए इतना काम किया है। अब आप देख लो, इस मोलर द्रव्यमान को समझाने के लिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई। बात छोटी सी है, 10 मिनट लग गए मुझे समझाने में, लेकिन इसको समझाने तो अब मैं बताता हूं कि ये मोलर द्रव्यमान क्या होता है। ये मैंने अलग से लिखा है। मोलर द्रव्यमान किसी पदार्थ के 1 मोल का ग्राम में, 1 मोल का ग्राम में जो द्रव्यमान होता है उसे मोलर। तो यहां मैंने क्या कहा, 1 मोल का द्रव्यमान,
यहां मैंने क्या लगा दिया, ग्राम लगा दिया। यहां मैंने ग्राम, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान को ग्रामों में लिया, आणविक द्रव्यमानों को ग्रामों में लिया, तो ये 1 मोल का ग्रामों में द्रव्यमान है। इसे क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। तो अब हम ऐसा ही कहेंगे। तो यहां से अब उसको प्रश्न को करने का तरीका क्या है कि मान लो आपसे 2 चीजें पूछी जाती हैं किसी भी तत्व के, तो यहां से क्या होगा कि जल के एक अणु का द्रव्यमान बराबर, आप क्या कहेंगे, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान बटे Na, बस सीधा इतना करना। तो मोलर द्रव्यमान पानी का कितना होता है, 18, और Na कितना होता है, 6.022 × 10⁻23। इसी तरह से सोडियम का मोलर, Na का मोलर द्रव्यमान बराबर 23। बस आप ये अपने आप, अरे सोडियम है तो अपने आप यहां परमाणु होंगे, पानी है तो अपने आप अणु होंगे, तो आपको क्या चिंता है, आप तो मोलर बोलिए। यौगिक को देख करके, जिस यौगिक का आप द्रव्यमान बता रहे हैं उसमें आपको पता लग जाएगा कि यहां जब जल लूंगा तो अणु आएगा, और यहां जब मैं तत्व लूंगा तो क्या आ जाएगा, परमाणु आ जाएगा। और यहां यदि मैं आयन लेता हूं तो यहाँ पर आयन आ जाएंगे। आपको क्या दिक्कत है, यहाँ आप OH है तो यहाँ जैसे 23 को आप Na का भाग लेंगे, यहाँ पर OH 16 और 1 17, एक आयन का भाग 17 बटे Na। इस आयन का भाग कितना है, 16 और 1 17। 17 को आप किसका भाग दे देंगे, एवोगैड्रो संख्या का। 23 को कितने का भाग देंगे, एवोगैड्रो का। और यदि अब मैं आपसे पूछूं कि पोटेशियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, पोटेशियम का मोलर द्रव्यमान 39/Na। Na आपको पता ही है कि Na का मान कितना होता है, Na का भाग लगा देंगे तो आपको एक परमाणु का। तो ये मैं आपको क्या है कि मूल धारणा के बारे में एक संक्षिप्त ज्ञान दिया है। मेरा आगे आने वाला वीडियो भी देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मोल संकल्पना की एप्लीकेशन, उपयोगिता क्या है रसायन में, वो और मैं बताऊं। आप विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल में कहीं मोल द्रव्य, मोल में कहते हैं M/10, M/मोल, इतने ग्राम प्रति मोल, kJ प्रति मोल आदि सब आप बहुत सारे योग करते हैं। तो उनकी उपयोगिता क्या है वो आगे वाले न्यूमेरिकल के साथ में बताऊंगा, तो आप समझना होगा। और इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना। इसके अलावा इस वीडियो को आप अपने उन साथियों से जरूर बताएं जो आपके साथी अपने घर पर बैठ करके कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो किसी ट्यूशन को या किसी कोचिंग सेंटर में किसी कारण से नहीं जा सकते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूं। आशा करता हूं आप लोग इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक, साथियों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज के लिए इस मोल कॉन्सेप्ट में या मोल संकल्पना में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।